यूएस ईरान शांति वार्ता के बाद बाजार को एक बड़ी राहत मिली है। एफआईज की बिकवाली कम हुई है, रुपए में सुधार देखने को मिला है और कच्चे तेल के जो भाव हैं वो नीचे आने से भी इन्वेस्टर्स की जो चिंता थी, जो टेंशन थी, वो भी कम हुई है। लेकिन सवाल ये है कि अब यहां से आगे मार्केट की चाल कैसी रहेगी। कमजोर मॉनसून की एक बड़ी चिंता है जो कि डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक इकोनॉमी पर इंपैक्ट डाल सकती है। पहली तिमाही के नतीजों पर बाजार नजर बनाए बैठा हुआ है क्योंकि कच्चे तेल में जो उछाल हमने देखा था उसका एक्चुअल इंपैक्ट इस क्वार्टर की अर्निंग्स में पता लगेगा। तो कैसा लग रहा है यहां से बाजार और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे अगले कुछ मिनटों में और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे रणनीति आपको बनानी है और यहां से बाजार की चाल कैसे दिखाई दे रही है। इस खास शो में हमारे साथ हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट चिंतन हरिया हमारे साथ बने हुए हैं। चिंतन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो इनफैक्ट यूएस ईरान के बीच में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही थी, मार्केट्स उनको कीनली वॉच कर रहा था। हालांकि अभी भी कुछ कंफ्यूजन उस एंड पर बना हुआ है, बट एटलीस्ट मार्केट अब इसको डाइजेस्ट कर चुका है। कच्चे तेल के प्राइसेस जो थोड़ा हल्के हुए हैं उसने कुछ रिलीफ दिया है, लेकिन डेफिनेटली जैसे हमने शुरुआत में मेंशन किया, मॉनसून, अर्निंग्स, ये कुछ अपकमिंग ट्रिगर्स रहेंगे जो कि डायरेक्शन तय कर सकते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस समय मार्केट्स को, रिटर्न पर्सपेक्टिव से, स्ट्रैटेजी पर्सपेक्टिव से? दीपाली जी, पिछले 2 साल में भारत ने जितना अंडर परफॉर्म किया है दूसरे देशों के मुकाबले, भारत के रुपया ने भी काफी अंडर परफॉर्मेंस दिया था। और अगर हम आज देखें तो जो भी स्टेप्स आरबीआई ने लिए हैं उससे रुपये काफी स्टेबल हो चुका है। आपने जैसे कि कहा, कच्चे तेल के दाम बहुत गिरे हैं, इनफैक्ट जो प्री वॉर लेवल पे थे वो आ चुके हैं और ये भारत के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। और स्पेशली लार्ज कैप में जो फॉरेनर्स की सेलिंग हुई है, एफआईज की सेलिंग हुई है, उसके कारण उनके वैल्यूएशंस भी सस्ते हो चुके हैं। तो आमतौर पर जो एक हम समीकरण देखते हैं कि वैल्यूएशन सस्ते होना, परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस होना और उसी के साथ साथ फ्यूचरिस्टिक अगर हम बात करें तो यस, मानसून थोड़ा वीक है, पर उसमें भी कोई चिंता की जरूरत नहीं क्योंकि भारत में जो रिजर्वोयर लेवल्स है, यानी कि जमीन के नीचे जो पानी का स्तर है, वो पिछले 3-4 सालों से अच्छे बारिश की वजह से काफी अच्छा है। तो इमीडिएट इम्पैक्ट नेगेटिवली आपको उसमें एग्रीकल्चर में देखने को नहीं मिलेगा। तो सभी कुछ देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि लार्ज कैप में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है निवेशकों के लिए, और उनको आज अगर वो रुके थे अभी तक पैसा लगाने के लिए अनिश्चितता की वजह से, तो जरूर आज पैसा लमसम में वो लगा सकते हैं लार्ज कैप में। अच्छा चिंतन जी, लार्ज कैप्स का आपने स्पेसिफिकली जिक्र किया, तो क्या मान के चले कि अभी भी जो ज्यादा कंफर्ट है मिड कैप स्मॉल कैप के मुकाबले वो लार्ज कैप्स में ही है? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा था कि वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से मिड कैप स्मॉल कैप्स बेहतर लग रहे थे, बट क्या अभी भी वैल्यूएशन हो या ग्रोथ की बात हो, कंफर्ट लार्ज कैप्स के साथ ज्यादा है? मार्च में जो मंदी हुई थी या मार्च में जो फॉल हुआ था उसमें जरूर मिड एंड स्मॉल कैप काफी गिर चुके थे, पर अगर हम पिछले 3 महीने के जो परफॉर्मेंस देखें तो मिड एंड स्मॉल कैप ने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिया है लार्ज कैप के मुकाबले, क्योंकि लार्ज कैप में तो एक सेलर थे एफआईज बहुत बड़े पैमाने पर मिड एंड स्मॉल कैप में जो बाइंग था उसके सामने उतना सेलिंग नहीं होने के कारण मिड एंड स्मॉल कैप ज्यादा अच्छी तरह से ऊपर चले हैं पिछले 3 महीनों में। तो एक तो पास्ट परफॉर्मेंस मिड एंड स्मॉल कैप का अच्छा है, प्लस उनके वैल्यूएशंस है वो उतने सस्ते नहीं है, और जितनी भी अनिश्चितताएं है उसके कारण उनका फ्यूचर ग्रोथ का थोड़ा अनुमान लगाना मुश्किल है। पर उसी के साथ साथ मिड एंड स्मॉल कैप आप स्टॉक सिलेक्शन अगर करते हो तो आपको अच्छा फायदा मिल सकता है अगले 6 से 8 महीने में। तो अगर हम एक्टिव वर्सेस पैसिव की बात करें तो मिड एंड स्मॉल कैप में स्टॉक सिलेक्शन यानी कि एक्टिव साइड पे आपकी रुचि होनी चाहिए, और लार्ज कैप में आपके पास अगर पैसिव ऑप्शंस है तो आप उसमें निवेश कर सकते हैं। पैसिव के अच्छे ऑप्शंस लार्ज कैप में अवेलेबल। ओके ओके। अच्छा, अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आउटलुक क्या है, कंसीडरिंग कि कच्चे तेल के प्राइसेस जो बढ़े थे उसका एक्चुअल इम्पैक्ट जो जून क्वार्टर के अर्निंग्स रहेंगे उसमें रिफ्लेक्ट होगा? क्योंकि इसके प्रीवियस क्वार्टर में उतना इम्पैक्ट नहीं था क्योंकि मार्च ऑनवर्ड्स ही ये स्ट्रेच शुरू हुआ था जो कच्चे तेल के प्राइसेस में उबाल आया था। भले ही प्राइसेस नरम है, लेकिन इस बार के अर्निंग सीजन में क्या वो फैक्टर प्ले करेगा? मैनेजमेंट कमेंट्री कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी और ओवरऑल कैसा अर्निंग सीजन आप एंटिसिपेट करके चल रहे हैं? क्योंकि ये पिछले 3 महीनों में इतने जल्दी से तेजी से बढ़ने के बाद घटा है, तो मार्च एंड की अगर हम बात करें तो कच्चे तेल के दाम अपने उच्च स्तर पर थे, उसके कारण जो इन्वेंट्री है, जो मार्क टू मार्केट गेन इन्वेंट्री पे भी था, फिनिश प्रोडक्ट पे भी था,
वो एक फायदा मिलने के कारण मार्च के रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखे। अभी कच्चे तेल के दाम गिरे हैं, तो अगर हम जून एंड की बात करें तो वो जो इन्वेंट्री लॉस होने के चांसेस है या फिर नॉर्मलाइजेशन के चांसेस है, उसके कारण शायद जून के क्वार्टर के रिजल्ट आपको सॉफ्ट दिखेंगे। पर मार्केट आगे देखेगा अगले 6 महीने, अगले 12 महीने में क्या अपटिक दिख सकता है अर्निंग्स में। और अगर माहौल ऐसे ही बना रहा तो जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अच्छा खासा हो सकता है अक्रॉस नेक्स्ट 6 टू 12 मंथ्स, और उसी को आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा स्टॉक्स में भी। तो जून के क्वार्टर थोड़े नरम रहेंगे मार्च के क्वार्टर के हिसाब से शायद, पर अगले 6 से 12 महीने में अगर स्थिर रहती है वैश्विक बाजार स्थिर रहती है, तो आपको एक लार्ज कैप में एक उछाल देखने को मिल सकता है, स्पेशली दिवाली तक। ओके, इंटरेस्टिंग। और थीम्स की अगर बात करें चिंतन जी, तो इस समय थीम्स कौन सी आपको अच्छी लग रही हैं, अगेन वैल्यूएशन और ग्रोथ दोनों ही पर्सपेक्टिव से? तो पहली थीम तो जो फॉरेनर्स की सेलिंग की वजह से लार्ज कैप्स में जो मंदी आई है, तो क्लियरली लार्ज कैप एज अ स्पेस अच्छा लग रहा है। विद इन लार्ज कैप्स में अगर सेक्टर्स की भी बात करूं तो जो बैंकिंग एज अ सेक्टर था उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी फॉरेनर्स की थी। उसमें बिकवाली भी हुई। जब रुपी डेप्रिशिएट होता है, पैसा रुपये का स्तर जब गिरता है, तो बैंकिंग को एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। मुद्रास्फीति के दर बढ़ने की भी चिंताएं होती है, उससे भी नेगेटिव इम्पैक्ट बैंकिंग को होता है। आज का जो भी एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स और फिर फॉरेनर्स का जो बॉन्ड्स में जो निवेश करते थे उनको भी अभी टैक्स फ्री कर दिया गया है, तो उसके कारण 40 से 50 बिलियन डॉलर भारत में अगले 2-3 महीने में आ सकते हैं। तो रुपी भी स्थिर रह सकता है, इनफैक्ट अप्रिशिएट हो सकता है। और बैंक्स को जो फ्लो आएगा एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स का, तो उनकी जो बैलेंस शीट्स है वो ग्रोथ के लिए रेडी हो जाएगी। तो बैंकिंग एज अ सेक्टर डेफिनेटली एक अच्छा लग रहा है। उसी के साथ साथ एनर्जी एज अ सेक्टर, क्योंकि एनर्जी सेक्टर ने अंडर परफॉर्म काफी सारा किया था, तो नॉर्मलाइजेशन हो चुका है अभी ऑयल प्राइसेस का। तो बैंकिंग, एनर्जी और जितने भी घरेलू सेक्टर्स है वो शायद वापस एक रिवाइवल आपको देख सकते हो। तो लार्ज कैप में और बैंकिंग, एनर्जी जैसे सेक्टर्स में अच्छा रहेगा। नेगेटिव सेक्टर्स अगर हम देखें तो डिफेंस और जो मेटल्स वगैरह एक बहुत चल चुके थे, उसमें शायद आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले, क्योंकि साइक्लिकल सेक्टर्स में आज बैंकिंग और एनर्जी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और चिंतन जी, ऑटोज पर आपकी राय क्या है? क्योंकि फ्यूल प्राइस हाइक होने के बावजूद भी हमने हर सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ आते हुए देखी है, और इनफैक्ट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ने तो सरप्राइज किया है। हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि 20% प्लस वॉल्यूम ग्रोथ जून के दौरान देखने को मिलेगी। तो कैसे देख रहे हैं आप ऑटोज को, और इसमें भी क्या सेलेक्टिव होने की जरूरत है विद रिगार्ड्स टू पीवीज, सीवीज या फिर टू व्हीलर्स? तो ऑटो एज अ सेगमेंट की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे भारत में अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, यानी कि रूरल से अर्बन ग्रोथ, आज 37% भारत की जो आबादी है वो अर्बन एरियाज में रहती है। जैसे जैसे रूरल से अर्बन की तरफ शिफ्ट होगा, चाइना में ये जो आबादी है अर्बन पॉपुलेशन की वो करीबन 70% के आसपास है। तो भारत में भी ये चेंज हमको देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे रूरल टू अर्बन होगा, आपको हर 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 तरह के ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जैसे कि पैसेंजर व्हीकल हो, कमर्शियल व्हीकल हो, उसमें ग्रोथ दिखेगा, क्योंकि मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, मूवमेंट्स ऑफ पीपल में बढ़ोतरी होगी। अच्छे रोड्स भी बन रहे हैं, उसका भी एक बड़ा फायदा होता है। तो जैसे जैसे अच्छे रोड बन रहे हैं और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, आपको ऑटो सेक्टर में डेफिनेटली एक बेनिफिट दिखने को मिलेगा लंबी अवधि में। उसी के साथ साथ एक्सपोर्ट सेगमेंट में भी ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि भारत एक एक्सपोर्ट हब बन रहा है यूरोपियन कार्स के लिए स्पेशली, और जापानीज कार्स के लिए। तो ऑटो सेक्टर में अच्छा ही रहेगा। सिर्फ पिछले 6-7 महीनों में बहुत अच्छा चल चुका है ऑटो सेक्टर, पिछले 2-3 साल में भी देखें तो डेफिनेटली यू हैव टू बी स्टॉक सिलेक्शन। बट अगर हम 5 साल 10 साल की अवधि देखें तो ऑटो सेक्टर एक अच्छा उछाल दिख सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए क्या सजेशन है चिंतन जी, जो यूएस ईरान टेंशंस की वजह से साइडलाइंस पे थे, जो वेट कर रहे थे कि मार्केट थोड़ा स्टेबल हो तब एसआईपीज शुरू करें, इन्वेस्टमेंट शुरू करें? अगर पोर्टफोलियो बिल्डिंग करनी हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो किन कैटेगरीज के साथ शुरू करना चाहिए, कंसीडरिंग मार्केट का मूड कैसा है या कैसा रह सकता है? बिल्कुल, अगर आप साइडलाइंस पे वेट कर रहे थे या फिर आपने बहुत बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी निवेश किया है, टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंतरराष्ट्रीय स्टॉक्स में निवेश किया है या फिर सेगमेंट में ईटीएफ्स में, इंडेक्स फंड्स में निवेश किया है, तो आपका अगर बड़ा हिस्सेदारी अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट्स में है, उसी के साथ साथ अगर आप साइड में रुके थे, पैसा सेव कर रहे थे ताकि जब बाजार में मंदी आए तब आप निवेश कर सको, तो आज एक माहौल ऐसा बन रहा है कि 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद आप जो पैसा बचा के रखा है निवेश के लिए, वो आप लार्ज कैप में निवेश कर सकते हैं। जो सेगमेंट की आपने बात की, तो कोई भी लार्ज कैप बेस्ड एक्टिव या पैसिव फंड में आप निवेश कर सकते हो। डाइवर्सिफाइड हाइब्रिड फंड्स में आप निवेश कर सकते हो। हाइब्रिड फंड
हमेशा के लिए एवरग्रीन रहते हैं, तो मल्टी एसेट बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे कैटेगरी में आप निवेश कर सकते हो। और एसआईपीज के लिए अगर आपको करना है तो एसआईपीज आप लंबी अवधि के लिए कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर सकते हो। आपको रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगले 5 साल 10 साल में अगर हम देखें तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बूम है वो थोड़ा थम जाता है और भारत की जो ग्रोथ है वो वैसे भी अच्छी रहने वाली है, तो विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने आना ही पड़ेगा, क्योंकि आज भारत की हिस्सेदारी बहुत कम हो चुकी है उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो में। तो उसका फायदा आपको मिलेगा अगर आप आज निवेश करते हो, सोच समझ कर निवेश कीजिए और आपको उसका फायदा अगले 3 से 5 साल में मिल सकता है। ओके, तो स्ट्रैटेजी डेफिनेटली बनाइए, पोर्टफोलियो बिल्डिंग ज़रूर कीजिए, और किन कैटेगरीज के साथ पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं वो चिंतन जी ने बताया, मल्टी एसेट, बैलेंस एडवांटेज, फ्लेक्सी कैप फंड्स, लेकिन डेफिनेटली लॉन्गर टर्म विजन के साथ ही आपको एसआईपी शुरू करनी है ताकि एक अच्छा कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर सकें। शुक्रिया चिंतन जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज़ मार्केट्स पर देने के साथ साथ हमारे व्यूअर्स को गाइड करने के लिए भी कि पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं।